आनंदी की 4 बेटियां थीं, नंदिनी, पल्लवी, मानसी और तपस्या। चारों के बाल पैर की एड़ियों तक लंबे, घने और खूबसूरत थे। उनके लंबे बालों से उनकी जिंदगी बदल गई और उन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया। आनंदी की बेटियां बहुत छोटी थीं तभी उसके पति उमेश की मौत हो गई थी। आनंदी अपने पति को याद करके बहुत रोया करती। अब तो मुझे छोड़कर चले गए। मैं इन चारों बेटियों की परवरिश अकेले कैसे करूंगी? इनकी पढ़ाई लिखाई शादी कैसे होगा ये सब? आनंदी के पति उमेश आलू के पराठे का ठेला लगाते थे। पति की मौत के बाद कई दिनों से वो ठेला बेजान सा पड़ा था। आनंदी की बड़ी बेटी नंदिनी ने आनंदी से कहा, माँ, हम बाबा का पराठे का ठेला फिर से शुरू कर सकते हैं। इस काम में हम चारों आपकी मदद करेंगे। तू ठीक कह रही है नंदिनी बेटी, हमें ये काम करना ही होगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा? बेटियों को पालने के लिए आनंदी ने पति की मौत के बाद बंद पड़े पराठे के ठेले को फिर से शुरू किया। वो पराठे बनाकर बेचने लगी। उसकी चारों बेटियां इस काम में उसकी मदद करने लगी। माँ, मैंने आटा लगा दिया है, आलू उबालकर तैयार कर दिया है। माँ, मैंने धनिया की चटनी पीस दी है। माँ, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं, हम क्या करें? मानसी और तपस्या, तुम दोनों भी बहुत छोटी हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम आपके काम में हाथ बटाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों दुकान पर आने वाले ग्राहकों का ध्यान रखना। ठीक है माँ। चारों बेटियों की मदद से आनंदी आलू पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। दुकान पर लोग आने लगते हैं। अरे 2 आलू के पराठे देना। अभी लाई भाई साहब। मानसी एक प्लेट में आलू के 2 पराठे और धनिया की चटनी लाकर उसे देती है। ये लीजिए भाई साहब। वो आदमी मानसी के लंबे बाल देखकर कहता है, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे, कौन सा तेल लगाती हो? हमारे पास तेल लगाने के लिए पैसे कहाँ हैं साहब? तो कोई खास तरीके का शैम्पू लगाती होगी। साहब, ना तो हम बालों में तेल लगाते हैं ना शैम्पू। हम जिस साबुन से नहाते हैं वही साबुन बालों में भी लगाते हैं। मतलब बिना किसी देखभाल किए तुम चारों बहनों के बाल इतने लंबे और सुंदर हैं? हाँ साहब। कमाल है, आजकल इतने लंबे और सुंदर बाल कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे बाल बचपन से ही लंबे हैं साहब। आनंदी के ठेले पर जो भी पराठे खाने आता, वो चारों बहनों के लंबे बालों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। चारों बहनों के बाल कितने लंबे हैं, काश मेरे बाल भी इतने लंबे होते। लोग चारों बहनों से उनके लंबे बालों का राज पूछा करते। नंदिनी, पल्लवी, मानसी और तपस्या, तुम चारों अपने बालों का जूड़ा बनाकर रखा करो। यूं हर किसी को अपने लंबे बाल दिखाना अच्छी बात नहीं है, नजर लग जाएगी। माँ, तुम भी ना आज के जमाने में कैसी बात कर रही हो? हम अपने बालों की चोटी तो बनाकर रखते हैं ना। हाँ माँ, पल्लवी ठीक कह रही है। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। आनंदी की चारों बेटियों की मदद से उसका काम तो हल्का हो जाता था, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी चारों बेटियां पढ़े लिखें। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियों को सारी जिंदगी गरीबी में गुजारनी पड़े। मेरी बेटियां भी पढ़ लिख जाती तो एक अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन आलू के पराठे बेचकर तो हमारी दाल रोटी ही निकल पा रही है। आनंदी चाहकर भी अपनी बेटियों को पढ़ाने का सपना पूरा नहीं कर पा रही थी। वो दिन रात इसी चिंता में रहती, जिस वजह से वो कमजोर होती जा रही थी। एक दिन अचानक आनंदी की तबीयत बिगड़ जाती है। वो पराठे बनाते वक्त चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। उसकी चारों बेटियां परेशान हो जाती हैं। माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो। पल्लवी, तुम परेशान मत हो, हम माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चारों बहनें मिलकर आनंदी को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। डॉक्टर आनंदी का इलाज करता है, जिसके बाद आनंदी को होश आ जाता है। थकान और चिंता की वजह से इनका बीपी लो हो गया है। मैं दवाइयां दे रहा हूं, समय समय पर खिलाते रहना। इन्हें खुश रखना होगा। किसी तरह की चिंता या परेशानी इनके लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब। चारों बहनें आनंदी को लेकर घर आ जाती हैं। माँ, तुम किस बात की चिंता करती हो? हम चारों हैं ना तुम्हारे साथ। बेटी, मैं तुम चारों के लिए बहुत चिंतित रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम लोग गरीबी में जिंदगी गुजारो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पढ़ लिख कर खूब पैसे कमाओ। माँ, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा ना, वही होगा। तुम्हारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता करने से तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन मेरी बच्चियों, लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, तुम चुपचाप आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। पराठे का ठेला हम चारों बहनें मिलकर चला लेंगे। ठीक है मेरी बेटियों। दूसरे दिन से चारों बहनें मिलकर पराठे बेचने का काम करने लगती हैं और आनंदी घर पर आराम करती है।
एक दिन की बात है, चारों बहनें पराठे बना रही थीं, तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है। वो नंदिनी के पास जाकर कहता है, तुम चारों बहनों के लंबे बाल बहुत काम के हैं। क्या तुम चारों मेरे लिए काम करना पसंद करोगी? कैसा काम साहब? आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। मैं वही हूं जो तुम्हारे ठेले पर पहली बार पराठे खाने आया था। तभी मैंने तुम चारों बहनों के लंबे बाल देखे थे। लेकिन साहब, हम चारों बहनें पढ़ी लिखी नहीं है। हमें पराठे बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। हम भला क्या काम कर सकती हैं? उस काम के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हाँ, उस काम को करके तुम लोगों को इतने पैसे मिलेंगे जिससे तुम लोग पढ़ लिख सकोगी। ऐसा कौन सा काम है साहब जिसे करने के बाद हमें इतना पैसा मिलेगा कि हम पढ़ लिख सकेंगे? मैं एक कंपनी का मालिक हूं। मेरी कंपनी तेल, शैम्पू, हेयर मास्क और बालों को लंबा बनाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। उसके ऐड के लिए मुझे ऐसी लड़कियों की तलाश है जिनके बाल नेचुरली लंबे हों। तुम चारों बहनों के बाल नेचुरली लंबे हैं। अगर तुम लोग मेरे प्रोडक्ट्स के लिए ऐड करोगी तो तुम चारों को बहुत पैसे मिलेंगे। साथ ही जब लोग तुम्हें टीवी पर देखेंगे तो तुम लोग मशहूर हो जाओगी, जिसके बाद तुम लोगों को दूसरी कंपनियों से भी काम मिलने लगेगा। इस काम में बहुत पैसा है जिससे तुम चारों एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। नंदिनी को उस व्यक्ति की बात ठीक लगती है। वो पल्लवी, मानसी और तपस्या को ये बात बताती है। ये तो बहुत बढ़िया काम है दीदी। लोग हमें टीवी पर देखेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर हमारी तस्वीरें लगेंगी। चारों बहनें इस काम के लिए तैयार हो जाती हैं। हम इस काम के लिए तैयार हैं साहब। ठीक है, कल सुबह तुम चारों तैयार होकर मेरे ऑफिस में आ जाना। ये रहा मेरा कार्ड। कल एड की शूटिंग होगी। ठीक है। दूसरे दिन चारों बहनें तैयार होकर उस व्यक्ति के बताए हुए पते पर जाती हैं। वो एक बड़ा सा ऑफिस था, लेकिन चारों बहनों के कपड़े देखकर गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। अरे कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रही हो? हमें साहब ने बुलाया है, आज हमारी शूटिंग होगी। तुम लोगों की शूटिंग? अरे शक्ल देखिए अपनी। यहाँ बड़े बड़े मॉडल शूटिंग के लिए आते हैं भाई। उसी समय कंपनी का मालिक वहां आ जाता है। अरे आ गए तुम लोग। यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो। देखिए ना साहब, गार्ड अंकल हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। वो व्यक्ति गार्ड से कहता है, रामू, ये हमारे नए मॉडल हैं, इन्हें अंदर आने से मत रोकना। ठीक है साहब। वो व्यक्ति जो कंपनी का मालिक था, उसका नाम था संजय मेहरा। वो बहुत अमीर और कई कंपनियों का मालिक था। उसने चारों बहनों को बालों के प्रोडक्ट के लिए ऐड का काम दिया। नंदिनी को तेल के लिए, पल्लवी को शैम्पू के लिए, मानसी को हेयर मास्क के लिए, तो तपस्या को हेयर जेल के लिए ऐड का काम दिया गया। थोड़ी देर में शूटिंग हुई। चारों बहनों ने बारी बारी से शूटिंग की। मेरे लंबे बालों का राज मेहरा तेल लगाइए, मेरे जैसे लंबे बाल पाइए। मेरे खूबसूरत बाल, मेहरा तेल का कमाल, मेहरा तेल बालों को लंबा करे। बालों में लाइए नई जान, मेहरा हेयर मास्क, बाल होंगे लंबे और चमकदार, मेहरा हेयर मास्क। अपने बालों को बाउंसी बनाएं, मेहरा हेयर जेल लगाएं, बाल बनेंगे लंबे और घने, मेहरा हेयर जेल से। शूटिंग खत्म होने के बाद, साहब हमारा काम हो गया हो तो हम अपने घर जाएं। हाँ, लेकिन जाने से पहले अपने पैसे तो ले लो। संजय मेहरा ने चारों बहनों को 25-25 हजार रुपए दिए। ये तुम चारों के काम के पैसे हैं। चारों बहनें पैसे लेकर बाहर आ जाती हैं। घर आकर वो आनंदी को सारी बात बताती हैं। माँ, बस थोड़ी देर काम करके हमने एक दिन में 1 लाख रुपए कमाए हैं। माँ, अब तुम चिंता करनी छोड़ दो, हमारी गरीबी के दिन दूर होने वाले हैं। मेरी बेटियों, तो क्या हमें पराठे का ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं माँ, अब हमें पराठे का ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचों बहुत खुश थीं। उस दिन चारों बहनें आनंदी को लेकर बाहर खाना खाने जाती हैं। रात को जब वे घर लौट रही थी तो उन्होंने देखा कि सड़कों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स पर उनकी तस्वीरें छपी थीं, जहां उनके एड़ियों तक लंबे बाल लहरा रहे थे। दूसरे दिन से उनके ऐड टीवी पर दिखाए जाने लगे थे। वो चारों बहनें रातों रात स्टार बन जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्हें ऐड करने के ऑफर मिलने लगते हैं, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम मिलती है। कुछ दिन बाद, माँ, अब हम इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे। हमने हमारे लिए एक अच्छा सा घर किराए पर ले लिया है। हम सब वहीं रहेंगे। वो तो ठीक है नंदिनी बेटी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम चारों बहनें पढ़ो लिखो। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। माँ, नए घर में जाने के बाद हम चारों बहनें स्कूल जाना शुरू करेंगी। स्कूल से आने के बाद हम शूटिंग पर जाया करेंगी। ठीक है बेटी। दूसरे दिन वो पांचों नए घर में शिफ्ट हो जाती हैं, जिसके बाद नंदिनी अपनों और तीनों बहनों का नाम स्कूल में लिखवाती है। चारों बहनें अब स्कूल जाने लगी और पढ़ाई करने लगी। स्कूल से लौटकर वो चारों शूटिंग पर जाया करती।
इस तरह वो पैसे कमाते हुए पढ़ाई करने लगी। लंबे बालों की वजह से चारों बहनों की गरीबी दूर हो गई। चारों बहनों ने मिलकर आनंदी को एक अच्छी जिंदगी दी। चंदा की दो बेटियां थीं, दीपिका और स्वाति। बड़ी बहन दीपिका का रंग गहरा काला था तो स्वाति का रंग गोरा। काले और गोरे रंग को लेकर लोग दोनों में बहुत फर्क करते। चंदा के घर में उसकी ननद और उसके पति आए थे। चंदा दोनों को चाय नाश्ता लाकर देती है। भाभी, दीपिका और स्वाति कहाँ हैं? दोनों स्कूल गई हैं, उनके आने का वक्त हो गया है, दोनों आती ही होंगी। तभी दोनों बहनें स्कूल से लौट आती हैं। दीपिका, स्वाति, बुआ और फूफा जी को नमस्ते करो। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते फूफा जी। दोनों बहनों ने उन्हें नमस्ते किया। रीनी ने गोरी बहन स्वाति को गले लगाकर प्यार किया और उसके हाथ में 500 रुपए का नोट देकर बोली, ये ले स्वाति, मेरी तरफ से मिठाई खा लेना। रीनी ने काली बहन दीपिका की तरफ देखा भी नहीं। दीपिका अपने कमरे में चली जाती है। रीनी, तुमने स्वाति को पैसे दिए लेकिन दीपिका को नहीं दिए। उसे कितना बुरा लगा होगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा नहीं दीपिका कितनी काली है? मेरा तो उससे बात करने का दिल ही नहीं करता। हमारी स्वाति को देखो, कितनी गोरी और सुंदर है। ये जहां जाती है रोशनी कर देती है। इसे देखकर दिल खुश हो जाता है। लेकिन तुम्हें काले गोरे रंग को लेकर दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ था कि दीपिका के काले रंग को लेकर किसी ने उसकी उपेक्षा की थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, यहां तक कि उनकी मां चंदा भी दीपिका के काले रंग के कारण उसे अनदेखा करती थी। एक दिन, माँ, मेरी स्कूल यूनिफॉर्म बहुत पुरानी हो गई है, नई यूनिफॉर्म दिला दो। जरूर ला दूंगी स्वाति, मैं कल ही तेरे लिए नई यूनिफॉर्म ला दूंगी। माँ, मेरी भी यूनिफॉर्म पुरानी हो गई है, नई ला देना ना। दीपिका, पिछले साल ही तो तुझे नई यूनिफॉर्म दिलाई थी। माँ, पिछले साल आपने स्वाति को भी तो नई यूनिफॉर्म दिलाई थी। दीपिका, तू स्वाति की बराबरी मत कर। स्वाति छोटी है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना हमारा फर्ज है। चंदा वहां से चली जाती है, लेकिन दीपिका समझती थी कि दोनों बहनों की ख्वाहिशें उनके रंगों के आधार पर ही पूरी की जाती हैं। दूसरे दिन चंदा स्वाति के लिए बाजार से नई यूनिफॉर्म लाती है, लेकिन दीपिका के लिए नहीं लाती। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन पड़ोस में रहने वाली पिंकी चंदा के घर आती है। आओ पिंकी बहन, कैसी हो? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं चंदा बहन, मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है, मुझे दूसरे घरों में भी कार्ड देने जाना है। क्या बात है, किस बात का कार्ड बांट रही हो? कल मेरे बेटे आरव का जन्मदिन है, मेरे घर में पार्टी है। तुम स्वाति को पार्टी में जरूर भेज देना, वरना उसके बिना पार्टी अधूरी रह जाएगी। ठीक है, मैं भेज दूंगी। दूसरे दिन स्वाति बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। माँ, मुझे भी बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन पिंकी आंटी ने केवल स्वाति को पार्टी में बुलाया है। माँ, हो सकता है आंटी मेरा नाम लेना भूल गई होंगी, मैं पार्टी में जाना चाहती हूँ। दीपिका पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगती है। ठीक है, जाकर तैयार हो जा। दोनों बहनें पार्टी में चली जाना। दीपिका तैयार होकर स्वाति के साथ पार्टी में चली जाती है, लेकिन वहां सारे बच्चे उसके काले रंग का मजाक उड़ाने लगे। स्वाति, तेरे साथ ये कल्लो कौन है? ये मेरी बहन दीपिका है। तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हंस के साथ कौवा चल रहा हो। सारे बच्चे हंसने लगते हैं। ये सब देखकर दीपिका को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। रो क्यों रही है? माँ ने तो तुझे पार्टी में आने के लिए मना किया था। मेरे काले रंग के कारण सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ही है। अगर तेरा रंग काला है तो तू घर में ही क्यों नहीं रहती? क्यों सबके सामने जाती है? मुझे देख, मेरे गोरे रंग के कारण हर जगह मेरी पूछ होती है। तभी पिंकी आंटी स्वाति को बुलाती हैं। स्वाति, यहाँ आ जाओ, आरव केक काटने वाला है। स्वाति उधर चली जाती है। पिंकी आंटी का बेटा आरव केक काटता है, जिसके बाद सारे बच्चों को केक खाने के लिए दिया जाता है। मैंने तो चंदा से कहा था कि स्वाति को पार्टी में भेजे, लेकिन दीपिका भी आ गई। मैंने 10 बच्चों के हिसाब से केक मंगाया था, केक तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं आंटी, मुझे केक नहीं चाहिए। पिंकी दीपिका को केक नहीं देती है। सारे बच्चे केक खाते हैं। दीपिका उन्हें केक खाते हुए देखती है। फिर थोड़ी देर के बाद पार्टी खत्म हो जाती है। दोनों बहनें घर आ जाती हैं। दिन गुजर रहे थे। लोगों के व्यवहार से धीरे धीरे स्वाति में इस बात का घमंड हो जाता है कि वो गोरी है।
दीपिका अपने काले रंग के कारण अकेली पड़ जाती है। उससे कोई बात नहीं करता था। दीपिका ने अपनी किताबों को अपने अकेलेपन का साथी बना लिया। वो दिन रात अपनी किताबों में डूबी रहती और पढ़ाई करती। वहीं स्वाति का ज्यादा समय घूमने फिरने, शादी पार्टियों में जाने में बीतने लगा। वो पढ़ाई से दूर होती चली गई। दोनों बहनों ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। जहां दीपिका अपने स्कूल में अव्वल आई तो वहीं स्वाति जैसे तैसे पास कर पाई। माँ, मैं आगे की पढ़ाई विदेश जाकर करूंगी। तुझे विदेश जाने के लिए पैसे कौन देगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चुपचाप यहीं रह। तेरे पिताजी तेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। तेरे काले रंग की वजह से जल्दी तुझे कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। माँ, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। स्कूल की ओर से मुझे विदेश भेजा जा रहा है। वहां जाकर मैं खूब पढ़ाई करूंगी और डॉक्टर बनूंगी। माँ, मुझे भी विदेश जाना है। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है स्वाति, मैं तेरे पिताजी से कहकर तेरे विदेश जाने का इंतजाम करती हूँ। दोनों बहनें पढ़ने के लिए विदेश तो जाती हैं, लेकिन दीपिका स्कॉलरशिप के खर्चे पर जाती है तो वहीं स्वाति को विदेश भेजने के लिए उनके पिता संदीप को कर्ज लेना पड़ता है। स्वाति को विदेश भेजने के लिए मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है। आप चिंता क्यों करते हैं? पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वाति आपका सारा लोन चुका देगी। विदेश जाने के बाद स्वाति वहां की चकाचौंध में डूब जाती है। वो आए दिन संदीप के पास फोन करके कोई ना कोई डिमांड करती। चंदा उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए संदीप पर जोर डालती। चंदा, दीपिका आईफोन मांग रही है। तो दे दीजिए ना। हमारी बेटी लाखों में एक है। वो जहां जाती है उजाला हो जाता है। विदेशियों के बीच में वो भी विदेशी लगती होगी। ऐसे में उसके पास आईफोन तो होना ही चाहिए। लेकिन आईफोन 1.5 लाख रुपए का आता है। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पहले ही उसे विदेश भेजने के लिए 10 लाख रुपए का लोन लिया है। तो थोड़ा लोन और ले लीजिए ना। एक बार मेरी स्वाति डॉक्टर बन जाए, उसके बाद वो सारा लोन चुका देगी। संदीप कर्ज लेकर स्वाति को आईफोन के लिए पैसे भेज देता है। स्वाति का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो सिर्फ नए नए फैशन और मेकअप में पैसे खर्च करती, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो पहले ही साल फेल हो गई, जिस कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। वो घर वापस आ जाती है। तुम तो कहते थे कि स्वाति डॉक्टर बन जाएगी तो सारा लोन चुका देगी। स्वाति तो डॉक्टर नहीं बनी, अब लोन कौन चुकाएगा? बैंक वाले लोन चुकाने के लिए रोज मुझे फोन करते हैं। आपको लोन की पड़ी है। मेरी बेटी का दिल टूट गया, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। दुख और चिंता के कारण मेरी बेटी का गोरा रंग काला पड़ गया। मेरी स्वाति के लिए जल्दी से अच्छा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दीजिए। जीवन साथी मिल जाएगा तो इसका दुख कुछ कम हो जाएगा। हाथ पीले करने लायक पैसा छोड़ा है तुम दोनों माँ बेटी ने। मैं पैसे कहां से लाऊंगा? पैसों की क्या जरूरत है? मेरी बेटी गोरी और सुंदर है। जो इससे शादी करेगा उसके भाग्य खुल जाएंगे। इसकी शादी बिना दहेज के ही हो जाएगी। मैंने मेरी बहन देविका से बात कर ली है। उसकी नजर में एक लड़का है। उसकी सहेली का बेटा रोहित, वो विदेश से पढ़कर आया है। यहाँ अपनी कंपनी खोलना चाहता है। उसके साथ हमारी स्वाति की जोड़ी अच्छी रहेगी। आप कल ही लड़के वालों के घर जाकर शादी की बात कर लीजिए। संदीप दूसरे दिन लड़के वालों के पास जाता है। देखिए भाई साहब, हमें पता चला है कि आपकी बेटी डॉक्टर बनने के लिए विदेश गई थी, लेकिन वहां कॉलेज में फेल हो गई। मेरे बेटे को अपने लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। ऐसे में ये शादी कैसे हो पाएगी? माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन मेरी बेटी गोरी है, सुंदर है। रोहित के साथ उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। आपकी बेटी का गोरा रंग हमारे किस काम का भाई साहब? हमने तो सुना है कि वो घर का कामकाज भी करना नहीं जानती। संदीप कुछ नहीं बोल पाया। वो घर वापस आ गया। घर आकर उसने चंदा को सारी बात बताई। तुम्हारे लाड़ प्यार ने स्वाति को बिगाड़ा है। आप तो बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप देखना, हमारी बेटी को रोहित से भी अच्छा लड़का मिलेगा। हमारी बेटी है ही इतनी गोरी और सुंदर। आंखें खोलो चंदा, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और काले गोरे के रंग भेद को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। संदीप गुस्से में वहां से चला जाता है। एक तरफ स्वाति की शादी की टेंशन, दूसरी तरफ लोन चुकाने की टेंशन। संदीप की सेहत बिगड़ने लगती है। लोन चुकाने के लिए उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ता है। दिन गुजर रहे थे, साल गुजर गए। इस बीच चंदा ने एक बार भी दीपिका की कोई खोज खबर नहीं ली। एक दिन चंदा ने देखा कि संदीप बहुत खुश नजर आ रहा था। वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। क्या बात है, बरसों बाद आपके चेहरे पर इतनी खुशी नजर आ रही है। किससे मिलने जा रहे हो?
आज हमारी बेटी दीपिका वापस आ रही है, उसे लेने जा रहा हूं। संदीप एयरपोर्ट जाकर दीपिका को रिसीव करता है। वो कैब करता है और दोनों कैब में बैठकर घर आने लगते हैं। रास्ते में संदीप दीपिका को सारी बात बताता है। आप चिंता मत कीजिए पापा, शहर के सबसे बड़े अस्पताल में मेरी जॉब लग गई है। मैं सारा लोन चुका दूंगी, स्वाति को भी आगे पढ़ाऊंगी। दीपिका ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने अपने पिता की सारी टेंशन दूर कर दी। दीपिका बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे समझ आ गया है कि गोरे और काले रंग में कुछ भी नहीं रखा। इंसान का असली गुण उसकी इंसानियत होती है। चंदा ने दीपिका को गले से लगा लिया